मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और मेरे इस दिल्ली सल्तनत के सीरीज को लगातार देख रहे होंगे। साथियों, ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट पार्ट है, ठीक है। मतलब वंश के अंतर्गत देखा जाए तो, ठीक है। तो इस पार्ट में मैं दिल्ली सल्तनत का दो पार्ट पढ़ाऊंगा, सैयद वंश और लोधी वंश। पहला वंश हमने देखे थे दिल्ली वंश का, साथ है गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे साथ लोधी वंश। लोधी वंश की समाप्ति के पश्चात दरअसल मुगल वंश की स्थापना होती है बाबर के द्वारा, हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का जितने भी शासक है उसका तो पूरा खत्म कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन अगले जो वीडियो रहेगा उसमें दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक ढांचा रहेगा, स्थापत्य के क्षेत्र में क्या क्या निर्माण हुआ था, मकबरे कहाँ बने थे, इन सभी शासकों का कला संस्कृति क्या है, उससे संबंधित दरबारी कवि ने कौन कौन से रचना करी थी, मैं इस स्पेशल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में साथियों? तो आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश दरअसल चौथा वंश है दिल्ली सल्तनत का, लास्ट वंश है साथियों लोधी वंश। आई बात समझ में? तो इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो सैयद वंश की स्थापना साथियों खिज्र खां ने सन 1414 में करता है दिल्ली सल्तनत में। आई बात समझ में साथियों? ये खिज्र खान कौन था, कहाँ से आया था, इसके पीछे की कहानी है क्या, इसके बैकग्राउंड पर हम अच्छे से चलते हैं। तो इसके पहले तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। तो तुगलक वंश के अंतिम शासक था साथियों नासिरुद्दीन महमूद। तो उसी के समय में तैमूरलंग ने सन 1398 में भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पाकिस्तान के क्षेत्र में, उस समय पाकिस्तान भारत का अंग था, ठीक है। तो पाकिस्तान के क्षेत्र में, पश्चिमी भारत के क्षेत्र में मुल्तान और लाहौर को उन्होंने जीत लिया था। आई बात समझ में? जब मुल्तान लाहौर को जीत लिया था तो साथियों उसका सेंटर बिंदु, उसका केंद्र बिंदु दिल्ली था कि दिल्ली को भी अपने हाथ में लेना है करके, ठीक है। जब दिल्ली को भी उन्होंने जीत लिया ना, कहा जाता है कि साथियों मुल्तान लाहौर के जीतने के बाद दिल्ली पर पहुंचा था तो 15 दिनों तक दिल्ली में कत्लेआम किया था हिंदुओं का। आई बात समझ में? तो हिंदुओं का बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था, जीनोसाइड हुआ था 15 दिनों तक उस तैमूरलंग के माध्यम से। तैमूरलंग ने 15 दिनों तक जीनोसाइड किया था। आई बात समझ में साथियों? तैमूरलंग दरअसल लंगड़ा था, ठीक है। तो लंगड़ा से बना है लंग, कहने का मतलब है वह अपाहिज था। आई बात समझ में? फिर भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से दिल्ली को जीता, मुल्तान लाहौर के सभी क्षेत्रों पर अपने कब्जा किया, ठीक है। अब आता है साथियों खिज्र खां, ठीक है। जिस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने अपने जीता हुए क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वापस चला गया था ना, ठीक है, सेम वैसी ही तैमूरलंग ने अपने जीता हुआ क्षेत्र पश्चिमी भारत, लाहौर, मुल्तान को जीता हुआ क्षेत्र को खिज्र खां को सौंपकर अपनी राजधानी, अपने क्षेत्र की राजधानी समरकंद वापस चला गया था। आई बात समझ में? तो जिस क्षेत्र को, मुल्तान लाहौर क्षेत्र को उन्होंने जीता था, उसी क्षेत्र में साथियों तैमूरलंग के प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां ने एक शासक के तौर पर, सुल्तान के तौर पर, राजा के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने काम किया। आई बात समझ में? तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा पूरा स्टोरी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो साथियों तो खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना करता है साथियों, ठीक है। तो इसी सन 1414 में इन्होंने जो दिल्ली में जो शासक था ना दौलत खां, तो दौलत खां को हराकर इन्होंने दिल्ली पर भी कब्जा कर लेता है सन 1414 में। आई बात समझ में? तो हम एक करके बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। तो खिज्र खां ने सैयद वंश में सन 1414 से 1421 के बीच में राज किया, यानी कि टोटल इन्होंने 7 वर्ष तक सैयद वंश में शासन किया, ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में। तो साथियों खिज्र खां के ना दो पुत्र हुए, ठीक है, मुबारक शाह और फरीद खां, ठीक है। तो सैयद वंश का पहला शासक था, प्रतिनिधि था खिज्र खां, और दूसरा शासक था साथियों मुबारक शाह। तो मुबारक शाह ने साथियों 1421 से 1434 के बीच में इन्होंने शासन किया प्रतिनिधि के तौर पर। उसके बाद इनका बेटा फरीद खान के नाम आता है, लेकिन फरीद खान ने शासन नहीं किया, प्रतिनिधि नहीं किया सैयद वंश का, ठीक है। तो फरीद खान के ना दो पुत्र थे, मोहम्मद शाह और आलम शाह, ठीक है। तो पहला प्रतिनिधि था खिज्र खां, दूसरा प्रतिनिधि थे मुबारक शाह। फरीद खान ने शासन नहीं किया, और तीसरा प्रतिनिधि शासक था साथियों इस वंश का शासक था मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने साथियों सन 1434 से 1443 के बीच टोटल 9 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह शासन करता है, राज करता है सैयद वंश की गद्दी पर। तो इन्होंने टोटल
1493 से 1451 के बीच में 8 वर्षों तक सैयद वंश का कमान संभाला। ठीक है, तो मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से स्ट्रक्चर वे में आपको पूरा पढ़ा दिया हूँ शासन के तौर पर। ठीक है, तो हम पॉइंट वाइज अच्छे से और इसको डील करते हैं। ठीक है, तो संस्थापक कौन था साथियों? खिजर खां, जिन्होंने 1414 में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तैमूर की सहायता इन्होंने की थी दिल्ली को जीतने में, मुल्तान लाहौर को जीतने में। तो उनकी योग्यता और टैलेंट के कारण ही इन्होंने लाहौर और मुल्तान के क्षेत्र में प्रतिनिधि के तौर पर इनको नियुक्त किया, जो आगे चलकर सुल्तान बने। आई बात समझ में साथियों? ये सैयद वंश के सभी शासक अपने आप को पैगंबर के वंशज मानते थे। पैगंबर कौन था? तो हजरत मोहम्मद था पैगंबर। ठीक है, तो सैयद वंश के सभी शासक अपने आप को उसी के वंशज मानते हैं, लेकिन इसका कभी पुख्ता सबूत नहीं मिला। ये किस वजह से अपने आप को वंशज मानते हैं, इसका कोई सबूत नहीं मिला। आई बात समझ में? आपको ध्यान रखना चाहिए साथियों। तैमूर लंग के पुत्र था साथियों शाहरुख। ठीक है, तो शाहरुख ना दरअसल मध्य एशिया में एक शासक के तौर पर, राजा के तौर पर काम कर रहे थे। तो दरअसल तैमूर लंग की मृत्यु के पश्चात साथियों खिजर खां ने शाहरुख के प्रतिनिधि के तौर पर लाहौर, मुल्तान और दिल्ली पर शासन किया। आई बात समझ में साथियों? आपको याद रखना चाहिए कि खिजर खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, रैयत आला। ठीक है, इस रैयत आला के कारण ही साथियों शाहरुख को नजराना भेजता था हर वर्ष। ठीक है, एक वार्षिक कर भेजता था। आई बात समझ में? लेकिन खिजर खां के बाद नाम आता है साथियों मुबारक शाह के नाम। ठीक है, तो जैसे ही खिजर खां ने शाहरुख को हर वर्ष नजराना भेजता था ना, तो मुबारक शाह तक आते आते ये नजराना देना बंद कर देता है शाहरुख को। यानी कि ये सैयद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, मतलब शाहरुख से स्वतंत्र शासक था। इन्होंने कभी शाहरुख को नजराना और कर के रूप में कभी भी पैसा नहीं भेजा। आई बात समझ में? तो साथियों मुबारक शाह ने रैयत आला की उपाधि धारण नहीं की। अगर धारण किया होता तो शाहरुख को हर वर्ष नजराना भेजता। ये आपको नोट करना चाहिए। तो मुबारक शाह ने साथियों सुल्तान और शाही की उपाधि उन्होंने धारण की। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि धारण करने के कारण इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया। ठीक है, साथियों इसी मुबारक शाह के दरबारी कवि का नाम था अहमद सरहिंदी। तो अहमद सरहिंदी दरअसल एक दरबारी कवि था, जिन्होंने मुबारक शाह के ऊपर तारीख मुबारक शाही की रचना करी। इस तारीख मुबारक शाही में पूरा मुबारक शाह के जीवन चित्रण के बारे में अच्छे से उल्लेख है। आई बात समझ में साथियों? उसके बाद आता है तीसरा शासक अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ये चौथा शासक है, सॉरी। तो तीसरा शासक थे मोहम्मद शाह। इसके बारे में प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई कंटेंट ढूंढने से मेरे को नहीं मिला इस मोहम्मद शाह के बारे में। ठीक है, तो अलाउद्दीन आलम शाह चौथा शासक होता है इस सैयद वंश में। तो इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही फैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि सन 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह को बहलोल लोधी ने एक युद्ध में परास्त किया और लोधी वंश की स्थापना करी। आई बात समझ में? तो 4 शासक हुए साथियों, खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह। ठीक है, फरीद खान कभी भी शासक नहीं हुआ, प्रतिनिधि नहीं किया। इसको आपको पॉइंट करने वाली बात है। ठीक है, तो अलाउद्दीन आलम शाह को सन 1451 में हराने के पश्चात लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करते हैं। साथियों बहलोल लोधी ने लोधी वंश में टोटल 1451 से 1489, ठीक है, 1489 के बीच इन्होंने टोटल काम किया। लगभग इन्होंने 40 वर्षों तक शासन किया इस लोधी वंश में। ठीक है, तो बहलोल लोधी के बाद साथियों सेकंड जो शासक हुए, सुल्तान हुए, उसका नाम है सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने बहलोल लोधी की मृत्यु के पश्चात सन 1489 से 1517 के मध्य शासन के तौर पर, सुल्तान के तौर पर काम किया। इसको आपको याद रखना चाहिए। साथियों सिकंदर लोधी के ना 2 पुत्र हुए, जलाल खान और इब्राहिम लोधी। आई बात समझ में? तो सिकंदर लोधी ने जिस क्षेत्र में विजय हासिल किया था उसको अपने 2 बेटों में बांट दिया था क्षेत्रों को। तो जौनपुर के इलाके को जलाल खान के हाथों सौंप दिया था। ठीक है, और इब्राहिम लोधी को साथियों दिल्ली के क्षेत्र को सौंप दिया था। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों बहलोल लोधी के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है और आने की भी और संभावना है। ठीक है, तो बहलोल लोधी ने बहलोल शाह गाजी की उपाधि इन्होंने धारण करी। आई बात समझ में? तो इन्होंने बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करी। साथियों
अर्थव्यवस्था में मुद्रा को प्रवाहित करने के लिए, ताकि अर्थव्यवस्था चल सके लोधी वंश का, तो इन्होंने अपने नाम का एक सिक्का चलाया, बहलोल सिक्का। ठीक है, तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इन्होंने बहलोल सिक्का जारी किया। अगर एग्जाम में आता है कि बहलोल लोधी ने कौन सा सिक्का चलाया, तो नाम से ही स्पष्ट है कि इन्होंने बहलोल सिक्का चलाया। आई बात समझ में। साथियों, बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी सुल्तान बनता है। साथियों, सिकंदर लोधी ना दूसरा धर्मांध शासक। धर्मांध का मतलब होता है जो धर्म के प्रति अंधा हो जाए। ठीक है, यानी कि धर्म के प्रति जो बहुत ज़्यादा कट्टर होता है उसे धर्मांध कहा सकते हैं। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक को पहला धर्मांध कहा जाता है, उसको औरंगजेब का पूर्वगामी भी कहा जाता है। तो दूसरा धर्मांध और जो शासक था उसका नाम है सिकंदर लोधी। इन्होंने बहुत ज़्यादा कत्लेआम किया हिंदुओं का। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के प्रति काफ़ी कट्टरता होने के कारण इन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। साथियों, इन्होंने सन 1504 में ना आगरा शहर बसाया। 1504 में आगरा शहर बसाया। ठीक है, जिसको राजधानी में बदल दिया सन 1506 में। ठीक है, तो 1504 में इन्होंने आगरा शहर बसाया और 1506 में इनको राजधानी में बदल दिया। साथियों, सिकंदर लोधी ने कृषि के प्रति काफ़ी उदारता दिखाई। तो कृषि के विकास के लिए उन्होंने भूमि को मापना शुरू किया। तो भूमि के मापन के लिए इन्होंने गज ए सिकंदरी नामक एक मापन प्रचलित किया। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, सिकंदरी से बना सिकंदर। ठीक है, तो गज ए सिकंदरी की इन्होंने विकसित किया एक मापन पद्धति। ठीक है, साथियों, सिकंदर लोधी एक अच्छे शासक, राजा, पराक्रमी योद्धा के साथ साथ एक कविताकार भी थे। तो जितने भी कविता की इन्होंने रचना करी थी ना, तो उसको अपने पुस्तक में गुलरुखी के नाम से संयोजन करके रखा था। ठीक है, तो गुलरुखी नाम से अपनी कविता को प्रकाशित करता था। ठीक है, सिकंदर लोधी। साथियों, संस्कृत का एक आयुर्वेद ग्रंथ था, इसको फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमारे भारतीय संस्कृति के आयुर्वेद, संस्कृत में लिखा हुआ आयुर्वेद कितना महत्वपूर्ण था। हमारे देश के दुश्मनों ने भी इसको अपनी अपनी भाषाओं में प्रकाशित किया। आई बात समझ में। तो संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम था फहरंगे सिकंदरी। ठीक है, अंतिम शासक हुए साथियों इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी के बाद ये दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होता है। साथियों, इब्राहिम लोधी के बारे में 2 फैक्ट हैं। ठीक है, और दोनों फैक्ट हैं युद्ध से संबंधित। साथियों, इन्होंने चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के साथ युद्ध किया सन 1518 में तोखली में। ठीक है, तो सन 1518 में तोखली का युद्ध हुआ। ठीक है, राणा सांगा के साथ। ठीक है, जिसमें राणा सांगा विजय हो जाता है और इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी के एक्चुअल में जो खोखलापन है, जो कमजोरी है, इस तोखली के युद्ध में दिखाई देता है, क्योंकि वह पराजय हो जाता है राणा सांगा से। ठीक है, साथियों, सन 1526 में ना पानीपत का युद्ध होता है, प्रथम युद्ध पानीपत का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है, सन है, इसको आप बिल्कुल याद रखना। तो 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है। तो पानीपत का युद्ध क्यों होता है, किस लिए होता है, तो बाबर को किसने इनवाइट किया था, निमंत्रण दिया था बाबर इब्राहिम लोधी से युद्ध करने के लिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, साथियों, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सिकंदर लोधी का 2 पुत्र था, जलाल खान और इब्राहिम लोधी। तो अपने जीता हुआ क्षेत्र को अपने 2 बेटों में बांट देता है। जौनपुर के क्षेत्र को जलाल खान और दिल्ली के क्षेत्र को इब्राहिम लोधी में बांट देता है। लेकिन इब्राहिम लोधी काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। ठीक है, इनका मानना था कि जौनपुर का भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाए, इब्राहिम लोधी के अंतर्गत आ जाए। ठीक है, तो अपने अंतर्गत करने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया जलाल खां से। तो जौनपुर के जो अमीर है, जो उलेमा है, ये इब्राहिम लोधी से काफ़ी नाराज़ हो गया कि ये तो अक्खर स्वभाव का आदमी है। ठीक है, काफ़ी महत्वाकांक्षी है। तो इब्राहिम लोधी के हराने के लिए, इब्राहिम लोधी को सबक सिखाने के लिए, तो वहाँ के जो वहाँ के जो उलेमा वर्ग है, जो सरदार है, ठीक है, जो उनके चाचा है आलम खां, ठीक है, खुद राणा सांगा जो चित्तौड़ का शासक है, और पंजाब का जो राजा था दौलत खां, सुल्तान था दौलत खां, तो उन्होंने सभी ने मिलकर बाबर को बुलाया था, निमंत्रण पत्र भेजा था इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। आई बात समझ में? तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या बताया।
तो इस भारी युद्ध में 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को करारी शिकस्त देता है। आई बात समझ में। जब इसकी मृत्यु हो जाती है ना 1526 में इस युद्ध में, तो दिल्ली सल्तनत पूरा समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना होती है। साथियों, कहा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ही पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। ठीक है साथियों, तो बाबर दरअसल तैमूर लंगड़ा का एक वंशज था। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया, सरल भाषा में, दुनिया के सबसे आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अब आपका सिर्फ एक ही काम है कि आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, जय हिंद साथियों।